इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान टॉपिक है, उसमें कुछ खास नहीं है। जितना हम बोलेंगे समझाएंगे, केवल ध्यान से सुनोगे तो सारा क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट से ये इजी है, समझ गए ना। शुरू करते हैं। और क्वेश्चंस के मामले में इलेक्ट्रोस्टैट से ज्यादा पूछता है इसमें। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर रहे हैं आज की क्लास में। टॉपिक है हम लोगों का करंट। आवाज नहीं करोगे बच्चा लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, सबसे पहले हमने लिखा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट क्या है? तो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ समथिंग। कहीं भी कुछ फ्लो कर रहा हो, बह रहा हो, तो कहते हैं कि वहां करंट है। जैसे विंड ब्लो करता है तो विंड करंट है। नदी में धारा है, वहां वाटर फ्लो करता है तो वाटर करंट है। बट यहां पे हमने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि करंट है तो फ्लो तो होगा ही, चार्ज का फ्लो होना चाहिए। अब एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी फ्लो की बात होती है तो फ्लो होने के लिए एक एरिया चाहिए। जैसे इस रूम को हम लोग चारों तरफ से बंद रखे हुए हैं, अगर खिड़की को खोल दें या गेट को खोल दें तब ना हवा इससे पास करेगी, या तुम्ही को फ्लो करने बोलें तो गेट खोलेंगे तब ना इससे होकर के गुजरोगे। फ्लो करना मतलब किसी गेट से होकर कुछ गुजरना। तो एक एरिया की बात होगी। जब भी फ्लो होगा तो एक एरिया होगा जिससे कोई चीज पास करेगा, गुजरेगा। उस एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। तो रूल ये है कि मान लो कि ये कोई एरिया है, वैसे किसी भी शेप में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो सर्कल ही हो, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यदि इस एरिया से कोई पास करे, अगर कोई मैन गेट से पास कर रहा है तो मैन करंट बोलेंगे। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है तो हम बोलेंगे कि यदि इस एरिया से क्या पास करे, चार्ज पास करे, या तुम्ही लोगों के बॉडी को चार्ज कर दें। सबको कुछ नहीं करें, थोड़ा कंघी कर दें सब बच्चा को। तो कंघी करने से जानते हो ना कि कंघी पे निगेटिव छा जाता है और बाल पे, तब ना देखते हो ना कंघी करने में बाल को खींचता है तो बाल चार्ज हो जाता है। तो तुम्हारे सबको कंघी करके बोले कि गेट खोल देते हैं, पास करो। तो हर बच्चा पास करेगा तो उसके साथ चार्ज भी पास करेगा। तो कह सकते हैं कि गेट से इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है। बात समझ में आ रही? तो जब भी किसी एरिया से फ्लो ऑफ चार्ज हो तो हम लोग कहते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। लेकिन देखो, सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज से नहीं, एक वर्ड है नेट फ्लो ऑफ चार्ज। अब कहोगे नेट का मतलब क्या है? जैसे इस गेट को हम खोल दें, ओपन कर दें, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मान लो क्लासरूम से 10 बच्चे बाहर निकल गए, तो ठीक है, 10 बच्चों का फ्लो हुआ। एक ये हो सकता है कि अंदर से नहीं, बाहर से बच्चे 20 आ गए अंदर, जैसे भी क्लास लग रहा था, तो ठीक है, 20 का फ्लो हो गया। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि गेट खोल दें तो कुछ बच्चे वॉशरूम के लिए निकले अंदर से, 5 बच्चे, और बाहर से आए 20 बच्चे। तो ऐसे केस में नेट फ्लो कितना हुआ? तो देखो, क्लास में क्या चेंजेज आएगा? 5 बच्चे क्लास से निकलते हैं और 20 बच्चे अंदर आते हैं, तो क्लास में क्या चेंज होगा? 15 बच्चे का। तो नेट फ्लो यहां 15 का ही माना जाएगा। तो नेट का ये सेंस है। तो कभी कभी क्या होगा कि कहीं पे एरिया जब लोगे तो इधर से भी चार्ज जाएगा और इधर से भी चार्ज आएगा। तो वैसे तो देखो, कभी कभी क्या होगा कि दोनों तरफ से चार्ज का फ्लो होगा। तो ऐसे केस में नेट कंसीडर करना है। नेट का मतलब समझा ही दिया, एक बनेगी, है ना। तो हम ये कर रहे थे। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि करंट के डायरेक्शंस की बात करें तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वही करंट का डायरेक्शन होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कन्वेंशन है, मानी हुई बात है।
ज्यादातर केसों में निगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन पास करता है। बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मूव करता है। जैसे मान लो कि कोई सॉल्यूशन ले लिया हमने नमक और पानी का, इसमें वाटर डाल दो, वाटर डालने के बाद NaCl डाल दो, नमक डाल दो। पता ही है कि Na प्लस और Cl माइनस होता है। और यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दो। क्या सप्लाई कर दो? कोई चार्ज रख दो। चार्ज का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना। बस इतना ही समझो कि चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। या यूं समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का कोई चीज है जिसका काम होता है पॉजिटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाना। तो ये इस पर फोर्स लगाता है इधर अपने डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाता है इधर अपने उल्टा। ठीक है ना? अब यहां दोनों चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, प्लस चार्ज उधर भाग रहा है, माइनस चार्ज इधर भाग रहा है। तो करंट का डायरेक्शन क्या लिया जाए? तो एक नियम बना दिया है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज भाग रहा है आप करंट का डायरेक्शन उधर मानिए, या नेगेटिव चार्ज के उल्टा मानिए, तो करंट इधर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहां पे जब एरिया लेकर के हम सोचेंगे तो कुल करंट कितना माने? तो देखो, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो मान लो इसके चलते करंट I1 इधर होगा, और नेगेटिव चार्ज के बोलता है कि उल्टा करंट लीजिए, तो इसको भूल जाओ। इधर जो चार्ज आया उसके चलते भी करंट होगा, किधर? इसके अपोजिट। तो कुल करंट कितना हो जाएगा? करंट स्केलर क्वांटिटी I1 प्लस I2 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो जब भी नेगेटिव चार्ज किसी तरफ जा रहा हो तो करंट का डायरेक्शन उसके उल्टा माना करो। या ये भी बोल सकते हैं हम कि जैसे ये कोई बॉडी है, ध्यान से सुनना, हम चाहते हैं कि इसको पॉजिटिव चार्ज करें। क्या करें? तो कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन निकालने से होता है। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दीजिए, इधर भेज दीजिए, निकाल के, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। हो गया? अब कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर आप पॉजिटिव चार्ज ही इधर से दे दीजिए, पॉजिटिव चार्ज, तभी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग कहते क्या है फिजिक्स में कि किसी डायरेक्शन में यदि निगेटिव जा रहा है तो हम मान सकते हैं कि उसके उल्टा में क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा माना जा सकता है। तो यदि इधर निगेटिव जा रहा था तो उसके उल्टा में क्या मानेंगे कि पॉजिटिव जा रहा है। दोनों का इफेक्ट सेम ही होगा। इधर नेगेटिव चार्ज जाने से प्लस ही हो रहा है, चाहे इधर डायरेक्ट प्लस आ रहा है तब भी ये प्लस ही हो रहा है। दोनों का तो सेम ही प्रभाव पड़ रहा है बॉडी पे, तो ऐसा मान सकते हैं। तो वैसे केस में इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहा है, नेगेटिव इधर जा रहा है, तो उसके एवज में हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव इधर जा रहा है तो करंट इधर हो जाएगा। बट ये एक एक्सेप्शन है, ज्यादातर केसों में हमेशा इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, निगेटिव ही जाएगा, और उसके उल्टा करंट ले लिया करें। ठीक है ना? तो ये सारी बातें थोड़ा हम लोग नोट भी कर लें तो सही रहेगा। देखो, पॉइंट ये है कि whenever there is flow of something through a cross section, क्रॉस सेक्शन का होना जरूरी है, then there is current through that cross section। उस क्रॉस सेक्शन से क्या होगा? करंट होगा। सिर्फ करंट लिखे हैं, कौन करंट भाई ये नहीं लिखे, जो फ्लो करेगा उसका करंट। वाटर फ्लो करेगा वाटर करंट, विंड फ्लो करेगा विंड करंट, है ना? इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हमने बोला, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि whenever there is net flow, नेट का मतलब समझा चुके हैं, net flow of charge through a cross section
then there is an electric current through that cross section. इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन, ये बात होगी। आगे बात समझ में? जो बात बोले वही लिख दिए। ये करंट होने का कंडीशन है कि देयर इज नेट फ्लो ऑफ चार्ज। अब क्लासरूम से 10 बच्चा निकले बाहर और 10 बच्चा अंदर आ जाए तो नेट फ्लो क्या हुआ? 0। वैसे केस में करंट नहीं होगा। ये हो गया ना? देखो इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड कैसे करते हैं। ये तो हुआ कि करंट होने का शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, कब कहेंगे कि करंट होगा। डिफाइंड करने का तरीका यह है कि जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज है उसका रेट देखिए कि किस रेट से नेट फ्लो हो रहा है। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज का जो रेट होगा उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब रेट का मतलब क्या? रेट का मतलब है कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज गया। यूनिट टाइम का मतलब क्या है? अगर एसआई सिस्टम में काम करेंगे तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो 1 सेकंड में लो, उसको रेट कहेंगे। एसआई में नहीं काम कर रहे हो तो मिनट में भी ले सकते हो कि 1 मिनट में कितना गया, 1 घंटा में कितना गया, 1 साल में कितना गया, उसको बोलेंगे। तो रेट का मतलब होता है 1 समय में कितना, उस समय का यूनिट कुछ भी ले सकते हैं। समझ में आई बात? तो क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट is defined as the rate of net flow of charge through the cross section क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो रहा है। जैसे मान लो कि ये मेरा वो गेट है जिससे फ्लो होना है और इधर से बच्चा गया Q1, बच्चा मतलब चार्ज, इतना चार्ज गया, और बाहर से बच्चा अंदर आ गया क्लासरूम में Q2, तो नेट कितना हुआ? अब जो बड़ा होगा उसमें छोटा घटा देंगे। तो मान लो हम इसी को बड़ा मान लेते हैं, तो Q1 माइनस 10 बच्चा गया, 5 बच्चा आया, तो 5 ही ना आया नेट। और समय लगा मान लो इस घटना को घटने में। जब बच्चा अंदर बाहर हो रहा था तो घड़ी ऑन कर दो, टाइमर होता है ना मोबाइल में, टाइमर ऑन कर दो और देखो कि मान लो 10 सेकंड लगा, उसको हम डेल्टा टी टाइम कह रहे हैं, टी भी कह सकते हैं। तो डेल्टा टी टाइम में इतना हुआ तो 1 में कितना हुआ? उतना भाई उतना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो फटाफट, इलेक्ट्रिक करंट क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो, रेट निकालना है। तो चार्ज फ्लो किया नेट डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्यों लिखे? Q1 माइनस Q2 को डेल्टा क्यू डिफरेंस, और टाइम लिए थे डेल्टा टी। तो डेल्टा टी में इतना चार्ज पास किया तो 1 टाइम में कितना करेगा बाई डेल्टा टी। और इस करंट को बोलते हैं एवरेज करंट, आई एवरेज। आई माने करंट, एवरेज करंट। एक टाइम पर कोई चीज निकालते हैं कि जैसे 5 सेकंड पर या 6 सेकंड पर या 7 सेकंड पर कोई एक टाइम पर कोई चीज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। और एक हुआ कि 10 सेकंड में निकालना, एक हुआ 10 सेकंड पर निकालना, और एक 10 सेकंड। 10 सेकंड में का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेके 10 सेकंड पूरा में देखिए। और 10 सेकंड पर का मतलब क्या हुआ कि 9 सेकंड के बाद जो 1 सेकंड बीत रहा है, 10वां सेकंड, उसमें देखिए कि क्या हुआ। तो वो इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस। और लॉन्ग टाइम में कोई चीज निकालें तो इसको एवरेज करंट कहते हैं या मीन करंट बोलते हैं। तो मीन करंट का क्या फॉर्मूला हो गया? मीन करंट का क्या फॉर्मूला हो गया? और आई मीन भी बोलते हैं इसको, आई मीन बोलो और आई एवरेज बोलो, और इसको आई बार बोलो, बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बार माने एवरेज,
और इसको क्या बोले, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा क्यू क्या है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज है, ये नेट फ्लो ऑफ चार्ज। और नीचे क्या है, टाइम टेकन, किस चीज में, इस नेट फ्लो को होने में। जैसे 20 कूलम चार्ज गया तो उस 20 कूलम को पास करने में कितना समय टोटल लगा, उसे भाग दे। समझ गए। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है कि स्मॉल टाइम लेके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, स्मॉल टाइम में कोई चीज निकालते हैं लार्ज टाइम के बदले, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। अब स्मॉल टाइम कैसे होगा, कि डेल्टा को हटा के क्या लिखते हैं, dt कर दो, स्मॉल टाइम dt। तो स्मॉल टाइम में स्मॉल चार्ज जाएगा, dq हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, बोलो। स्मॉल टाइम में निकालना होता है, स्मॉल टाइम में, तो हो जाएगा dq बाई dt। ये हुआ इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। स्मॉल टाइम के कैलकुलेशन को इंस्टेंटेनियस, बड़े टाइम के कैलकुलेशन को डेल्टा माने बड़ा, डी माने छोटा। देखो कई तरीके से करंट निकलता है। अभी हम पढ़ा रहे हैं इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट, बहुत कुछ बताएंगे। कई तरह के करंट होते हैं, वो सब एसी में आता है, अभी ऐसा हम बता देंगे जरूर। देखो कुछ नोट्स लिख लें पहले हम लोग, नोट्स ये सब याद रखेंगे। नोट्स नंबर 1 क्या है भाई, सबसे पहले जब भी कोई नई क्वांटिटी पढ़ते हो तो ये जरूर जानो कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, ताकि जोड़ने घटाने में हमको कैसे क्या करना है याद रहे। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, मतलब यहाँ 3 और 2 जोड़ करके 5 ही होगा, कुछ और नहीं होगा। जबकि वेक्टर में 3 और 2 जोड़ के 1 भी हो जाता है, ऐसा नहीं जाता यहाँ पे, ऐसा नहीं। 3 + 2 हमेशा 5। अगर सेम डायरेक्शन में, यहां देखो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ये, विथ ऐसा यूनिट सब लोगों को पता है, एम्पियर होता है। एक लेटर से लिखेंगे तो कैपिटल ए लिखते हैं, पूरा लिखोगे तो स्मॉल से शुरू करना होगा। नेम है, फिर भी एम्पियर नेम है, जैसे न्यूटन नेम है। दूसरी बात जो है, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है, इस स्केलर का जरा मतलब समझो कि अगर 2 करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, I1 I2, तो वैसे केस में तो I नेट हो जाएगा I1 + I2। लेकिन यदि 2 करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक I1 है एक I2 है, तो यहां I नेट लिखेंगे। अगर I1 बड़ा है तो I1 - I2, I2 बड़ा है तो ऐसे लिखाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। बस देखो सेकंड पॉइंट ये है, डायरेक्शन को लेकर क्या बताए कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इज टेकन किधर, along the flow of क्या, पॉजिटिव चार्ज। जिधर पॉजिटिव चार्ज भागेगा उधर, और अपोजिट टू द फ्लो ऑफ क्या, नेगेटिव चार्ज, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज।
समझ गए? कि नहीं? हैं? अब एक बात देखो, एवरेज करंट, आई एवरेज क्या पढ़ाया अभी तुमको? बोलो। क्यू टोटल, टोटल चार्ज बोले ना, डेल्टा क्यू क्या था? टोटल चार्ज फ्लोन, और टाइम टेकन था, टोटल टाइम जो समय लगा, टोटल टाइम टेकन, ये पढ़ाए थे? बोलो। अच्छा देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, dq को लिख करके और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। dq माने स्मॉल चार्ज, और इंटीग्रेट करना माने टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज को ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे भाई किसी एरिया से थोड़ा सा चार्ज गया और ऐसा ऐसा बहुत थोड़ा गया, तो सबको जोड़ देंगे तो कुल चार्ज मिल जाएगा ना। तो वही तो लिखे, थोड़ा सा गया उसको इंटीग्रेट कर दी। और टाइम को भी क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा टाइम लिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं। बोलेगा ही नहीं। अब ये बताओ कि अभी ना पढ़ाए थे इंस्टैन्टेनियस करंट, क्या पढ़ाए थे अभी? इंस्टैन्टेनियस करंट बताओ, आई बराबर पढ़ाए थे dq बाई dt। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, आई dt यहां बैठा सकते हो, तो आई एवरेज क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dq के बदले आई dt, अब बटा में dt छोड़ दो। यहां पे आई कौन सा करंट है? ये जो आई आया यही आई ना आ रहा है, कौन सा आई है ये? तो इंस्टैन्टेनियस करंट है। मतलब एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला मिल गया बच्चों, कि जब भी एवरेज करंट निकालना हो तो क्या करो? इंस्टैन्टेनियस में dt से मल्टीप्लाई करो, dt से भाग दो और ऊपर नीचे इंटीग्रेट करो। ये जनरल रूल है मैथ और फिजिक्स का, कि x कोई क्वांटिटी है जिसका एवरेज निकालना है। क्या करना है? एवरेज किसका? x, किसी भी क्वांटिटी का। तो रूल है कि इसको dt से मल्टीप्लाई कीजिए और dt से और इंटीग्रेट कर दिए, और ध्यान रहे कि x कौन सा वैल्यू है? इंस्टैन्टेनियस। ये इंस्टैन्टेनियस है। जैसे वेलोसिटी का एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे? यहां इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी ले लेंगे और dt बटा dt करके इंटीग्रेट करेंगे। इंस्टैन्टेनियस पावर लेकर के यहां p और dt बटा dt करेंगे तो एवरेज पावर मिल जाएगा। वेलोसिटी लेके यहां पर करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। एक्सेलरेशन ले लेंगे इंस्टैन्टेनियस तो एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इंस्टैन्टेनियस को dt से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इंटीग्रेट करते हैं तो उसका एवरेज वैल्यू मिल जाता है। ये रूल है जनरल, जैसे कि यहां करंट में भी देखने को मिल रहा है। ये बात समझ में आई? अरे बोलता क्यों नहीं? और इसी में आई कांस्टेंट रहे तब, आई कांस्टेंट रहे तब क्या होगा? है कांस्टेंट इंटीग्रेशन से क्या होता है? आई कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? कि टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, टाइम बदले करंट ना बदले। जैसे एक इक्वेशन ऐसा है, ए लड़की क्या आवाज कर रही है? दो इक्वेशन दिया, तो इसमें कांस्टेंट कौन है? ये कांस्टेंट है, कुछ भी समय हो हमेशा 4 रहेगा। और ये क्या है? बदलने वाला है टाइम के साथ। तो जहां पे ऐसा करंट होगा जिसको समय से मतलब नहीं है तो ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही ये बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन dt कट ना जाएगा, तो आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? आई एवरेज बराबर आई बराबर इंस्टैन्टेनियस करंट। पहले भी बताए हैं, अब भी बता रहे हैं कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाता है, जैसे यहां पे x कांस्टेंट हो जाए, समय के साथ ना बदले, तो ये बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन dt dt कट जाएगा और एवरेज और इंस्टैन्टेनियस सेम हो जाएगा। जैसे कोई कहे कि एक पार्टिकल का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, अब इसका एवरेज वेलोसिटी बताइए, 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने पर तो बाहर आ जाता है ना, ये तो कट जाता है। लेकिन कोई कहे कि नहीं, किसी का वेलोसिटी समय के साथ ऐसे बदल रहा है, अब इसका एवरेज बताइए, तो इसको यहां रख के इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
बात समझ में आई कि नहीं आई? है, बोलो ना जी। तो ये एवरेज निकालने के जनरल तरीके होते हैं। इंस्टेंटेनियस को dt से मल्टीप्लाई कीजिए, dt से भाग दीजिए, इंटीग्रेट। ठीक है। और क्वेश्चन में जो आई का इक्वेशन रहेगा टाइम के साथ वो यहां बिठा देना है और लिमिट लेना है जितना टाइम में एवरेज पूछे। जैसे बोले कि 6 और 20 सेकंड के बीच का, तो यहाँ 6 से 20, बोले 0 और 10 सेकंड के बीच का। जब भी एवरेज देगा तो 2 टाइम देगा और इंस्टेंटेनियस में 1 टाइम देगा। बोलेगा कि 4 सेकंड पर करंट निकालिए, तो कौन सा करंट बताएंगे? इंस्टेंटेनियस। अब बोलेगा कि 0 से 4 सेकंड के बीच निकालिए एवरेज। 0 से 4 का मतलब हुआ कि 0 से लेकर 4 तक पूरा जो समय है वो लेने बोल रहा है। और 4 पर का मतलब हुआ कि नहीं, उस समय पर जो देख रहे हैं आप वो बताइए। दिस इज इंस्टेंटेनियस। बोलो। जैसे शुरू से अभी तक जो पढ़ाई हो चुकी है अभी वो एवरेज है, और अभी जो मुंह से निकल रहा है आवाज मेरी, ये इंस्टेंटेनियस है। यही फर्क है और क्या। तो एवरेज करंट की बात हो रही थी। इसके बाद जो पॉइंट है, जो भी नंबर होगा डालना अपना, हो रहे चाहे जो रहे। एक हुआ इंस्टेंटेनियस करंट, एक हुआ एवरेज करंट, एक होता है मीन स्क्वायर करंट। क्या? मीन स्क्वायर करंट। मीन माने एवरेज। तो मीन स्क्वायर करंट का मतलब हुआ कि करंट का जो वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दीजिए। करंट का जो इक्वेशन है उसको स्क्वायर कर दीजिए, उसका एवरेज निकालिए, तब जो कैलकुलेट करके आता है उसको बोलते हैं मीन स्क्वायर करंट। ये इसी में आएगा, बट अभी लिख दे रहे हैं। कौन सा करंट है? मीन स्क्वायर करंट। नाम ही से पकड़ में आ रहा है करंट। मीन माने एवरेज। किसका एवरेज? तो आई को स्क्वायर कर लेंगे और बार उसका एवरेज निकालना है। तो रूल अभी तो पढ़ा है। क्या करेंगे कि जिसका एवरेज निकालना हो उसको dt से मल्टीप्लाई करेंगे और dt से डिवाइड करेंगे और ऊपर नीचे। और क्वेश्चन जब आएगा तो देखेंगे कि आई और t में क्या संबंध है। जो संबंध रहेगा यहां डालेंगे। आई यदि कांस्टेंट है तब तो बाहर ही निकल जाएगा, ये कट जाएगा, तब तो जो आई का स्क्वायर है वही एवरेज हो जाएगा कांस्टेंट होने। समझ में आई बात? इस कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं? मीन स्क्वायर करंट। नेक्स्ट जो है एक होता है रूट मीन स्क्वायर करंट। कौन सा करंट? ये सब कैलकुलेशन के तरह नाम है, कैलकुलेशन के हिसाब से। इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट। बच्चा लोग इधर देखो, रूट चढ़ाना है। किसका रूट चढ़ाना है? मीन स्क्वायर करंट। मतलब करंट को स्क्वायर करके, आई को स्क्वायर करके जो मीन निकाला, अभी ये वैल्यू आएगा ना कुछ, इसी को क्या करना है? इस पे रूट डाल देंगे। जैसे मान लो वैल्यू आया 16 साल हो गए, तो 16 पर रूट डाल देंगे तो 4 हो जाएगा। वो हो जाएगा मीन, रूट मीन स्क्वायर करंट। इसी का नाम है शॉर्ट में और आरएमएस करंट। कौन सा करंट? आरएमएस करंट माने रूट मीन स्क्वायर करंट। और इसी का नाम है वर्चुअल करंट। कौन सा करंट? वर्चुअल करंट। 3 नाम है इसका भाई। इसका एसी में बड़ा इंपॉर्टेंस है और क्यों निकालते हैं वही बताएंगे जब एसी पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। तो आईआरएमएस कैसे निकालेंगे? रूट चढ़ा देंगे। किसका? मीन स्क्वायर करंट को रूट चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर करंट। कितने तरह का करंट पढ़े? इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट, मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, सब पढ़े ना। देखो एक बात बताओ, ए बच्चों इधर देखो, हमेशा ध्यान रखना। पहले ये बताए हैं
फिर बता दे रहे हैं कि जब भी कोई ग्राफ हो, कोई भी ग्राफ हो दुनिया का, मान लो इधर वाई इधर एक्स लेते हैं, यदि इस ग्राफ में हम एक टेंजेंट खींचें, क्या खींचें, स्पर्श रेखा, तो हर लाइन का एक स्लोप होता है। इसके दाहिनी तरफ जो एक लाइन खींच दो एक्स एक्सिस के पैरेलल, इससे जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनेगा इस लाइन का, इसी एंगल में 10 लगा दो, तो इसी tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं ना। y और x का ग्राफ है, तो टेंजेंट खींचो और एक्स एक्सिस बनाओ, ऐसे एक्स एक्सिस बना दिया जहां पे टेंजेंट खींचे हो वहां पे। अब लाइन के दाहिनी ओर से, बाईं ओर से नहीं, लाइन के दाहिनी ओर से जो लाइन है इसके दाहिनी ओर से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है एक्स एक्सिस से, उस एंगल में 10 लगा दो, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप। और इसका फॉर्मूला होता है dy बटा dx, क्या होता है, dy बटा dx, इधर y है इधर x है, dy बटा dx, मतलब यदि y को डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में, तो ये डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप देता है, किसका, टेंजेंट लाइन का। यही ना होता है डिफरेंशिएशन का मतलब, यही होता है कि डिफरेंशिएशन स्लोप को बताता है। किसी का डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो स्लोप को बताता है। यदि इसमें ग्राफ खींचा जाए दोनों के बीच, वाई एक्स के बीच, तो उसके स्लोप को बताता है। यही मतलब होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक, तो मुझे एक बात बताओ कि यदि वाई और एक्स की जगह कोई इधर चार्ज ले ले और इधर टाइम ले ले और चार्ज और टाइम का ग्राफ खींचा रहे, तो इस ग्राफ में भी टेंजेंट हो सकता है, इसका भी स्लोप हो सकता है। तो इसका स्लोप क्या बताएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन इन क्यूटी ग्राफ, बोलो क्या होगा, m बराबर tan थीटा dy बटा dx फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा यहां। और अभी ने पढ़े थे dq बटा dt क्या होता है, अरे बोलो ना, स्लोप तो है भी क्या, इसका करंट बोलते हैं ना, कौन सा करंट, तो I इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। मतलब क्या समझा कि यदि कहीं क्वेश्चन में चार्ज और टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो, तो किसी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट खींच के उसका tan थीटा निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, तो वह वहां पर का करंट होगा, उस पॉइंट का करंट होगा। इस पॉइंट का करंट होने का मतलब कि कौन टाइम, यहां से ऐसे डालो परपेंडिकुलर, यहीं का एक्स कोऑर्डिनेट यही ना है, यही ना एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, और एक्स कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ t है, तो इस टाइम का वो करंट होगा। अगर इतना टाइम पर, इस टाइम पर कोई करंट पूछे ग्राफ दे करके, तो इसके सामने यहाँ जो पॉइंट है वहां टेंजेंट मार देंगे, स्लोप निकाल देंगे। कोई यहां पर करंट पूछा कि इस टाइम पर बताइए, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये हुआ ना, यहां पे टेंजेंट खींच के इसका स्लोप निकाल देंगे। क्लियर है। एक चीज और समझो, यहां ध्यान दो। सपोज करो कि इधर y है और इधर में x है, और ये कोई ग्राफ है y और x के बीच, तो ग्राफ और x एक्सिस के बीच जो एरिया होता है, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया, एरिया बिटवीन ग्राफ एंड x एक्सिस का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन लिखो, x एक्सिस पे एरिया निकालना हो तो dx लिखो, इसके साथ y लिखो, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हमको ये बता दो कि यदि इधर I हो, बच्चा लोग, और इधर t हो, I और t का ग्राफ दिया हुआ हो, और टाइम एक्सिस पर एरिया निकालें, एरिया ऑन टाइम एक्सिस इन IT ग्राफ, एरिया ऑन टाइम एक्सिस इन IT ग्राफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टाइम एक्सिस पर निकालना है तो dt लिखेंगे
और y की जगह i लिखेंगे। बोलो। और अभी पढ़ाए थे कि i बराबर dq बटा dt होता है, तो dq बराबर होगा i dt। बैठा दो यहां पे i dt को, तो एरिया ऑन टाइम एक्सिस क्या हो जाएगा? एक्सिस इन IT ग्राफ, जल्दी बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ i dt की जगह dq, और dq क्या है? थोड़ा सा चार्ज, और इंटीग्रेशन माने जोड़ना, तो थोड़ा सा चार्ज को जोड़ दिया मतलब पूरा चार्ज हो गया, तो q टोटल हो जाएगा। q टोटल मतलब क्या समझा? कि यदि क्वेश्चन में कौन सा ग्राफ दिया रहे, करंट और टाइम का ग्राफ दिया रहे, और टोटल चार्ज निकालना हो कि कितना पास किया, तो क्या करेंगे? ये ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकाल देंगे। ठीक है। अब जितना देर में पूछेगा उतना देर का एरिया लेंगे। जैसे मान लो पूछा कि यहां से यहां तक, तो यहां कुछ क्वेश्चन में टाइम लिखा होगा ना, जैसे लिखा हुआ है 4, यहां मान लो 10। पूछे कि 4 से 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया कुल, तो 4 से 10 के बीच का एरिया निकालेंगे। बोले कि 0 से 20 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, तो 0 से 20 सेकंड का एरिया निकाल देंगे। जितना टाइम का पूछेगा उतना टाइम का एरिया निकाल देंगे। ठीक है। तो IT ग्राफ का एरिया टाइम एक्सिस पे निकालने से चार्ज मिलता है टोटल। QT ग्राफ में टेंजेंट खींचते हैं तो इंस्टेंटेनियस करंट मिलता है, याद रखना है। ठीक है ना। एक बात और, लास्ट बात, इंट्रोडक्शन से संबंधित लास्ट बात आज की। ये हो गया। देखो बच्चा लोग, अभी तक जो नाम हम दे रहे थे करंट का, वो कैलकुलेशन के हिसाब से दे रहे थे। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये नाम, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये नाम। कभी कभी डायरेक्शन के हिसाब से भी करंट को बांटा गया है। जैसे इसी क्लास को हम कई तरीके से बांट सकते हैं, सेक्स के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, तो कई तरह से बांट सकते हैं ना। अलग अलग टाइप मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बांटेंगे, कई डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वहां से बच्चे आए हैं। सेक्स के हिसाब से बांटेंगे तो मेल फीमेल हो जाएगा। क्यों? बड़ा इंटरेस्ट दे रहे हो तुम, दोनों में आ गए ना तुम, इसी दोनों में से कोई हो ना। हाँ, थैंक यू। नहीं, मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया था, हमको लगा कि छूट तो नहीं गए। सब चुप था, तुम थोड़ा ज्यादा वो क्यूरियस हो रहे थे, तो हमको लगा कि शायद तुम्हारा नाम इसमें नहीं आ रहा है क्या। देखो इधर ऐसा है, कि डायरेक्शन के हिसाब से करंट को दो टाइप लेते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। कौन करंट? देखो, एक होता है डीसी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, डी माने डायरेक्ट, सी माने करंट। इसमें क्या होता है कि करंट का डायरेक्शन फिक्स रहता है, हमेशा एक ही तरफ रहेगा। इधर जा रहा है तो हमेशा इसी तरफ जाते रहेगा, बदलेगा नहीं। तो डायरेक्शन ऑफ सच करंट रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं करता है डीसी में। एसी में क्या होगा, इसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, बच्चा लोग,
आवाज मत करो रे। इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। जैसे कुछ देर तक इधर जा रहा है करंट, आधे घंटे तक, तो फिर आधा घंटा इस डायरेक्शन में आएगा, फिर आधा घंटा उस डायरेक्शन में जाएगा, फिर आधा घंटा इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे चलेगा ऑल्टरनेट। एक बार इधर से तो एक बार उधर से, एक बार उधर से तो एक बार इधर से, ऐसे। कैसे होता है तो देखेंगे जब पढ़ेंगे तब। तो डायरेक्शन ऑफ सच करंट क्या होता है? चेंजेज विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज करता है, फ्लक्चुएट करता है। डायरेक्शन ऑफ सच करंट चेंजेज विथ टाइम। समझ गए ना? तो ये होता है एसी और डीसी। एक तरफ के करंट को प्लस लेंगे तो उल्टा वाला को माइनस लेंगे, प्लस माइनस से दिखाएंगे। अब ये जो बातें पढ़े हम लोगों ने, इतना पर कुछ सवाल हो जाए इसको क्लियर करने के लिए, तब जाकर के आगे बढ़ेंगे।